प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत जल्द ही मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे और जल्द ही हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एंशियन, मिडवल और मॉडर्न को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों को जानेंगे और अपनी नॉलेज को बहुत ही मजबूत करेंगे। तो उम्मीद करेंगे बच्चा लोग आप लोगों का ये प्रयास बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, मराठों के उत्कर्ष के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिम्मेदार हैं। आपका पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है और लास्ट में आपका पांचवा। पहला है धार्मिक चेतना, दूसरा है भौगोलिक सुरक्षा, तीसरा है राजनीतिक जागृति और चौथा है उच्च नेतृत्व शक्ति और पांचवा है उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, मराठों के उत्कर्ष के लिए कौन सा रीज़न जिम्मेदार है। निश्चित तौर पे आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी और कोई समस्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होने वाला। आप सभी को पता है ये सारे रीज़न जिम्मेदार हैं। धार्मिक चेतना भी, भौगोलिक सुरक्षा भी, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व। बिल्कुल सही है बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। आपको बताना है कि शिवाजी ने मुगलों को कौन से युद्ध में हराया था। पुरंदर के युद्ध में, रायगढ़ के युद्ध में, संहार के युद्ध में या सिवनेर के युद्ध में। बताएंगे बच्चा लोग कौन से युद्ध में हराया है शिवाजी ने मुगलों को। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है आपका, शिवाजी ने मुगलों को इसी युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1626 में जन्म हुआ और 1675 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। दूसरा है 1625 में जन्म हुआ और 1671 में छत्रपति की उपाधि धारण की। तीसरा है 1627 में जन्म हुआ और 1661 में छत्रपति का उपाधि धारण किया और चौथा है 1627 में जन्म हुआ और 1670 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा, उनका 1627 में जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही हो जाएगा। 1627 में जन्म और 1674 ईस्वी में इन्होंने धारण किया है छत्रपति की उपाधि। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया है। निश्चित तौर पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था कि शिवाजी की हत्या कर दें। पहला ऑप्शन है इनायत खां, दूसरा है अफजल खां, तीसरा है शाइस्ता खां, चौथा है आपका सैयद खां। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये चीज़ें आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुत ही बढ़िया कहानी है इनके पीछे। आपने सुना होगा कि ये जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है ये बिल्कुल सही है, अफजल खां, क्योंकि शाइस्ता खां तो उनके मामा हैं। आप जानते हैं कि औरंगजेब के मामा थे जिनका अंगूठा शिवाजी ने काट लिया था और बेइज्जती हुई थी उनकी बहुत ज़्यादा। अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने और अफजल खां काफ़ी हट्टे कट्टे, काफ़ी लंबे चौड़े कद के थे और इन्होंने सोचा था कि शिवाजी जब गले मिलेंगे तो मैं उनके अपनी बाजू में जकड़ के उनको मार दूंगा। लेकिन शिवाजी भले ही पतले दुबले थे उनकी अपेक्षा, लेकिन काफ़ी फुर्त और तेज़ तराक थे। उन्होंने बख नख पहना था अपने नाखून में और उसी से उन्होंने अफजल खां का पेट या कहिए कि आंतें फाड़ दी थी। तो याद रखिएगा, ये कहानी आपने पहले ही पढ़ी होंगी, ये अफजल खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय में कहाँ पर कैद थे। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, हम लोग ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से मतलब स्थान पर कैद थे। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है जयपुर भवन में कैद थे और जयपुर भवन कौन सा, आगरा के किले में जो जयपुर भवन था यहीं पे कैद थे और यहाँ से वो
भाग निकले थे और उसके बाद औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा है सतारा, तीसरा है पुरंदर और चौथा है तंजौर। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, शिवाजी का राजधानी कहाँ पर था? बहुत ही आसान है और ये छोटे छोटे तथ्य आप लोगों को बिल्कुल 100% याद होने चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रायगढ़ इनका राजधानी था। याद रखेंगे बच्चा लोग, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? छत्रपति के रूप में शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? आप लोगों को ये बताना है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है कोल्हापुर, तीसरा है रायगढ़ और चौथा है अहमदनगर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। ये सारे तथ्य एग्जाम में पूछे गए हैं, आयोग के द्वारा ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, ऐसे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि रायगढ़ में ही इन्होंने अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। चलिए बच्चा लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था बच्चा लोग? फटाफट बताएंगे। पहला ऑप्शन है रामदास, दूसरा है तुकाराम, तीसरा है वामन पंडित, चौथा है वाग्भट्ट छत्रपति। सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। आप सभी को पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। इन्हीं को कहा जाता है समर्थ रामदास भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समर्थ रामदास कहा जाता है। और इन्हीं के विचारों से, इन्हीं के उपदेशों से ही तो प्रेरित हुए थे शिवाजी, और उन्होंने मुगल साम्राज्य को हटा करके अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपके सामने घटनाएं दी हैं और आपको इनको कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। अच्छा, यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, लेकिन कूट नहीं दिया है आज हमारी टीम ने आपको। चलिए हम आपको दे रहे हैं। आपका ऑप्शन ए में है बच्चा लोग। ए में देखिएगा 2, 1, 3 और 4। बी में ले लीजिएगा 1, 2, 3 और 4। और सी में ले लीजिएगा 1, 3, 2 और 4। और चौथा ऑप्शन कोई नहीं है। 3 ऑप्शन में ही आपको मैच कर लेना है, यानी किसी 3 ऑप्शन में से कोई एक है जो क्रम को बता रहा है। अब आपके सामने ऑप्शन है बच्चा लोग और आपको ये बताना है। और आज मैं आप लोगों को इतना अच्छे से बता दूंगी कि फिर आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। बताइएगा कि ये जो घटनाएं घटी हैं शिवाजी के जीवन में, इनका क्रम आपको बताना है। तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आज के बाद से नहीं भूलेगा आप लोगों को। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबसे पहले शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय किया था। पहला ऑप्शन उन्होंने क्या किया? चाकन के किले का विजय किया। निश्चित तौर पे जब वो विजय करेंगे, साम्राज्य विस्तार करेंगे, तो मुगलों को अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि मुगलों को क्या हुआ, इनका मतभेद प्रारंभ हो गया, क्योंकि मुगलों को लगने लगा कि ये हमें टक्कर दे सकते हैं और इनका साम्राज्य विस्तार करना या शक्तिशाली होना हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यानी कि पहला तो पहले नंबर पे ही हो गया और आपका तीसरा दूसरे नंबर पे हो गया। अब अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे पड़ोसी राज्य भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। बीजापुर के शासक ने फिर क्या किया? अफजल खां को भेजा कि जाओ और शिवाजी को ख़त्म कर दो। और उसके बाद जो तीसरा प्रकरण हुआ वो कौन सा हुआ? अफजल खां का जो समस्या है ये हुई थी। यानी कि सबसे पहले उन्होंने विजय किया, मुगलों को से मतभेद हुआ। बीजापुर के शासक भी उसी समय साशंकित हुए और उन्होंने अपने सेनापति या अपने व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। और चौथा जो काम हुआ वो हुआ सूरत का आक्रमण। और सूरत के लूट के बाद फिर मुगलों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि कितना आसानी से आप ये कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी आए तो याद रखिएगा, ये क्रम इसका सही है। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? पहला है गुप्त प्रशासन में, दूसरा है चोल साम्राज्य में, तीसरा है विजयनगर प्रशासन में और चौथा है मराठा प्रशासन में। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। निश्चित तौर पे आप लोगों को पहले ही ये सारी चीज़ें बहुत बार बता चुकी हूँ और आप लोगों को रट गई होंगी। निश्चित ही मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगा। मराठों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है अष्टप्रधान।
और किसके दरबार में थे अष्ट दिग्गज, फटाफट कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। निश्चित तौर पे याद होना चाहिए शासक का नाम, और वो शासक किस वंश के थे ये भी बताइएगा। देखते हैं याद है या भूल चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? इसमें तो और भी कोई दम नहीं है, इतना आसान भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज का ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, शिवाजी के दरबार में है। और निश्चित तौर पे आप लोगों को मैंने बताया था कि संगम वंश में या विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे, संगम, सुलु, तुलु और अरेबिडु, और जिसमें से तुलु वंश के शासक थे कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय के दरबार में थे 8 तेलुगु कवि, जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। सब कुछ आप लोगों को पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ना पता हो, बशर्ते आप रिवीजन करते रहें समय समय पर और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर ले, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी थे? पहला ऑप्शन है मजूमदार, दूसरा है दबीर, तीसरा है वकियानबीस, चौथा है सुरनबीस और चौथा है पांचवा है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग अष्ट प्रधान में शिवाजी के कौन शामिल था? और आप लोगों के लिए सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि अष्ट प्रधान में निश्चित तौर पे 8 लोग होंगे, और वो 8 कौन है? उनके मेन कार्यकर्ता हैं जो उनका साम्राज्य में मदद करते हैं, उनके काम में मदद करते हैं। निश्चित तौर पे मंत्री जैसे सदस्य हैं। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट है, और आप सभी को ये चीज़ें पता हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, शिवाजी के समय सर नौबत का पद किससे संबंधित था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आज के बाद ये आपको नहीं भूलेगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आज ये याद हो जाएगा, और जब भी आपके सामने आएगा तो आपको ये याद आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को मैं बता दूंगी, बता दीजिएगा कि कौन है सर नौबत। पहला है वित्तीय प्रशासन से जुड़े हैं, दूसरा है न्यायिक प्रशासन से जुड़े हैं, तीसरा है स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं, और चौथा है सैन्य प्रशासन से जुड़े हैं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। शिवाजी के समय में सर नौबत या सर ए नौबत का संबंध किस पद से है? निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, सारे आयोग के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और निश्चित तौर पे यही सारे प्रश्न विभिन्न आयोगों के द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए बच्चा लोग, सबसे ज़्यादा किसके सर पे नौबत होती है, यानी कि मुसीबत होती है, परेशानी होती है। तो आप सभी को पता है कि सेनापति, जो कि जब भी आक्रमण होगा तो सारी समस्याओं को उसी को झेलना होगा, साम्राज्य की सुरक्षा उसी को करनी होगी, अपनी जान की बाजी सबसे पहले वही लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसके सर पर नौबत है? सर ये नौबत के, और सर ये नौबत कौन हो गया? सेनापति। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, सैन्य प्रशासन से जुड़ा है सर ये नौबत, यानी कि ये कौन है? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? बताएंगे बच्चा लोग, विदेशी मामलों का देखरेख कौन करता है? पहला है पेशवा, दूसरा है सचिव, तीसरा है पंडित राव, और चौथा है सुमंत। बताएंगे बच्चा लोग, शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य जो विदेश विभाग देखता है। आपने देखा होगा शिवाजी के जो ये अधिकारी हैं, ये सब आपके अष्टप्रधान में है, निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं है, और इन सब का काम भी आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए पंडित नाम में लिखा है तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि पंडित यानी कि जो पुरोहित होगा, जो कि धार्मिक काम करेगा, राजा को सलाह भी दे सकता है। पेशवा आप सभी को पता है साम्राज्य विस्तार का काम करता है, जो कि एक तरह से मेन अधिकारी है। हालांकि जब राजा कमज़ोर होंगे तो पेशवा ही अधिकारी के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सुमंत। सुमंत जो है क्या करता है? विदेश विभाग है, यानी कि सु मतलब अच्छा, मत मतलब सबके मतों को, यानी कि लोगों के मतों को बेहतर बनाने का जो काम करे, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी के मत अच्छे मिले, अच्छे से उनसे व्यवहार हो, ये कौन करता है? विदेश विभाग ही तो करता है। विदेश मंत्री ही तो सभी देशों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे रिश्ते कायम करने का काम करता है। तो सुमंत क्या करता है? सभी को मतों को अच्छा करता है, यानी कि व्यवहार अच्छा करता है, रिश्ते अच्छा करता है। तो सुमंत विदेश विभाग है। ऐसे ही कुछ सोच विचार करके याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगा।
अब देखिए फिर से आ गया विदेश विभाग। अब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विदेश विभाग यानी कि जो अच्छा व्यवहार कायम करे वो कौन है, सुमंत हैं। सुमत या सुमंत निश्चित तौर पे आपका पहला ही है। और सर ये नौबत सैन्य प्रशासन याद हो गया है। अमात्य मेन मंत्री यानी कि जो मंत्री होते हैं जो कि काम को जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन और कारण का है, और कथन और कारण के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कथन है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। अब आपको बताना है कि कथन कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की जो है व्याख्या, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। दूसरा दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। और चौथा है कारण गलत है और परंतु कथन सही है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, निश्चित तौर पे कंफ्यूज होना लाजमी है, जो कि अगर आपने इसको गूढ़ता से नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पे गलती करेंगे ही करेंगे। आईएएस का प्रश्न है, निश्चित तौर पे गूढ़ता से पूछा गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, जो आपका कथन है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ये बिल्कुल सही है। अष्टप्रधान है उनके दरबार में, तो निश्चित तौर पे परामर्श तो मोस्टली सभी राजा लेते हैं, उसको माने ना माने उनकी मर्जी है। लेकिन कारण सही नहीं है, ये सारे लोग स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए, अपने तरीके से काम करने के लिए, ये राजा के अंडर में है। इन सभी को राजा के अंडर में काम करना पड़ता है, तो स्वतंत्र प्रभार नहीं है बल्कि इनका प्रभार राजा के अंडर में है। राजा इनकी बात को माने या ना माने राजा की मर्जी, और लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। कौन सी मुद्रा है जो शिवाजी के साम्राज्य में चांदी का नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है रुपया, दूसरा है लारी, तीसरा है टका और चौथा है रुका। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अगर पढ़ा है तो एलिमिनेट कीजिए, अन्यथा किस काम का इतना सारा नॉलेज। आप सभी को पता है कि क्या नहीं होगा, पहले ये जान लीजिए। तो रुपया तो चांदी का था शुरू से ही, तो ये तो नहीं होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि पूछा कौन सा चांदी का नहीं है, ये चांदी का है। टका भी आपने देखा था, इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया था, याद होगा, टका या टंका, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि लारी और रुका में से हो सकता है, तो याद रख लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा। रुका जो है, रुपया चांदी है लेकिन रुका तांबा है। ये जो आपका रुका है ये क्या है, ये तांबा है, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चांदी हैं। याद रखिएगा ये सब क्या है, चांदी हैं, चांदी के सिक्के हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था। यानी कि जब संभाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो प्रशासन था उसको किसने सरल बनाया और कारगर बनाया था। पहला है राजा राम, दूसरा है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा है गंगाबाई और चौथा है नानाजी देशमुख। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। यानी कि संभाजी के जाने के बाद जब वो नहीं रहे तो सबसे बेहतरीन काम किसने किया है इन सब में। तो निश्चित ही आप सभी को पता होना चाहिए कि संभाजी के बाद कौन है जो बेहतर काम कर रहे हैं, वो हैं आपके बालाजी विश्वनाथ। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासन काल क्रम में व्यवस्थित करना। अच्छा, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। मराठों का शासन है ये, और मराठा में पेशवा हैं, आपके सामने 4 पेशवा हैं, और इनका आपको क्रम बताना है। अगर आपने पेशवा के बारे में अच्छे से पढ़ा है, निश्चित तौर पे मध्यकालीन भारत आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने पेशवाओं को पढ़ा होगा कि कौन से किसके बाद आए हैं। अगर याद है बच्चा लोग तो फटाफट क्रम बता दीजिए। आपके सामने देखिए कूट भी है, और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। बताएंगे बच्चा लोग, बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव हैं, बाजीराव विश्वनाथ हैं और माधवराव हैं। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर बात करेंगे पेशवाओं में तो सबसे पहले शिवाजी ने शुरू किया था, और शिवाजी के अंडर में ही देखिए पेशवा एक जो है अधिकारी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये पेशवा अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे बालाजी विश्वनाथ।
यानी कि तीसरा पहले नंबर पे। अच्छा, कितना आसान हो गया आपका, एक ही में 3 है। यानी कि सबसे पहले कौन आ गए हैं, बालाजी विश्वनाथ आ गए हैं। बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र हैं वो हैं बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट है ये, इन्हीं के साथ मस्तानी का नाम जुड़ा हुआ है, बाजीराव मस्तानी। ये देखिए बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं बाजीराव, और फर्स्ट इनको कहा जाता है। बाजीराव के पुत्र हैं बालाजी बाजीराव, और इसके बाद आते हैं माधवराव। यानी कि सबसे पहले कौन हो गए, विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव फर्स्ट, फिर बाजीराव बालाजी बाजीराव, और फिर हो गए माधवराव। ये क्रम याद रखिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आपका पेशवाओं का ही है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम में लगाइए, और आपके सामने देखिए दिया है कोड भी। पहला है छत्रपति साहू जी, दूसरा है राजा राम, तीसरा है संभाजी, और चौथा है शिवाजी द्वितीय। आप बताएंगे बच्चा लोग, ये सारे लोग कौन हैं, शिवाजी के जो है वंशज हैं, उनके जाने के बाद उन्हीं के बच्चे पोते हैं। अब आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो आप सभी को पता है शिवाजी थे, शिवाजी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से जो है पुत्र थे वो थे आपके संभाजी, और दूसरी पत्नी से जो पुत्र थे उनका नाम था राजा राम। और आप सभी को पता है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो शासक बने थे वो कौन बने थे, संभाजी आएंगे। संभाजी पहले नंबर पे आएंगे, तो देखिए इसमें संभाजी नहीं है, यानी कि पहले नंबर पे 3 आएंगे संभाजी। यानी कि शिवाजी के पास बाद कौन आए हैं, संभाजी आए हैं। संभाजी को औरंगजेब ने क्या किया, मार दिया। तो निश्चित तौर पे उनकी दूसरी जो माँ का बेटा है राजा राम, वो शासक बनेंगे, यानी कि दूसरा, इसमें दोनों में है दूसरा। फिर राजा राम के जो पुत्र हैं उनका नाम है शिवाजी द्वितीय, और संभाजी के जो पुत्र हैं उनका नाम है छत्रपति साहू जी। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों लोग किसके पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र हैं। और जिसमें से संभाजी क्या हैं, ये पहले हैं, यानी कि ये ज्येष्ठ हैं और राजा राम छोटे हैं। ये जो शिवाजी सेकंड है ये राजा राम के बेटे हैं, और जो आपके साहू जी हैं ये संभाजी के बेटे हैं। तो संभाजी के बाद कौन आ गए हैं, राजा राम आ गए हैं। राजा राम के बाद इनके जो पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय, इनको अपना जो है इनका संरक्षण करते हुए इनकी पत्नी, जो विधवा पत्नी थी, जिनका नाम आपने सुना होगा तारा देवी, तारा देवी नाम था या क्या नाम था, कोई नहीं, अभी आगे है क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, काफ़ी फेमस है, आई थिंक तारा देवी ही हैं। जो तारा देवी हैं ये राजा राम के जो पुत्र हैं शिवाजी सेकंड, इन्हीं को, क्योंकि छोटे थे ये, इनका संरक्षण करते हुए शासन करना शुरू कर देती हैं, और मुगलों को ये खासा टक्कर देती हैं। काफ़ी बहादुर महिला हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक मुगलों को टक्कर दिया है। इसके बाद शिवाजी द्वितीय के बाद जो शासक बने हैं वो बने हैं साहू जी, छत्रपति साहू जी। और इनका टाइम पीरियड आपने देखा होगा, जब ये औरंगजेब के पुत्र शासक बनते हैं, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जिनको बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बने, उन्होंने इनको छोड़ दिया था, ये कैद में थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके कौन हो गए हैं, संभाजी हैं, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद इनके पुत्र शिवाजी सेकंड, और फिर हुए हैं साहू जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बच्चा लोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इतना अच्छे से बताया, ताकि आप एक कहानी दिमाग में रहेगा कि कौन किसका बेटा है और कौन किसके बाद आया है, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना, उससे भागना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि भागने की ज़रूरत ना पड़े। क्या करें बच्चा लोग, इतिहास पढ़ाने का मौका नहीं मिला आप लोगों को, अन्यथा आप लोगों को इतिहास में बहुत अच्छा कमांड हो जाता है। ईश्वर करें कि आगे आप लोगों को इतिहास पढ़ाने का मौका मिले, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर करवा सकें हम, कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत मदद मिले, बहुत आसानी से आप लोग क्वालिफाई हो जाए, मेरी बहुत इच्छा है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग, कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। आपको बताना है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। क्या ये बात सही है? कारण कह रहा है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। आपको बताना है बच्चा लोग, कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं और आपका व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रथम में है कि दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, और दूसरे में कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है।
और थ्री में कह रहा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और चौथे में कह रहा है कारण गलत है और कथन सही है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। अब पेशवा काफ़ी पावरफुल हो गया है और सारी पावर उसके हाथ में आ चुके हैं। अब छत्रपति जो है वो नाम मात्र का है, पेशवा ही बिल्कुल शासक की तरह व्यवहार कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। और साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आते आते पेशवा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो निश्चित ही इसमें कोई समस्या आपको नहीं है, जो कि आपने अभी पढ़ा है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी, संभाजी के भाई राजाराम, राजाराम का बेटा शिवाजी सेकेंड और संभाजी का बेटा साहू। और साहू के टाइम में देखिए क्या हो गया है, पेशवा काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। अब छत्रपति अब तक जो थे वो थे, लेकिन अब से साहू जी के टाइम से पेशवा पावरफुल हो गया। और साहू जी के टाइम में बालाजी विश्वनाथ पेशवा है, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद बालाजी बाजीराव, और उसके बाद बाकी पेशवाओं का टाइम आ जाएगा बच्चा लोग। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, कथन कारण का प्रश्न फिर से आ गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। क्या आपको बताना है कि ये बात सही है कि जब मुगलों का पतन हुआ उसके बाद जो देश में शक्ति उभरी, सबसे शक्तिशाली वो मराठा थे? क्या ये बात सही है? कारण है मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। क्या ये बात सत्य है कि मराठाओं के पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी? अब आपको बताना है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, आईएएस का है, निश्चित तौर पे गूढ़ता तो होगी ही इसमें। अब आपको बताना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलत नहीं करेंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं है। पहला है कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, दूसरा है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो आप सभी को हम बता दे रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। कथन तो बिल्कुल ही सही है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा ही हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और ये जब तक थे तब तक देश थोड़ा सुरक्षित था, और इनके पतन के बाद से ही अंग्रेजों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। और ये आपका इसलिए पहला बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, चूँकि जो मराठा थे इनके पास शक्ति तो बहुत थी लेकिन इन्होंने कभी भी भारत को एक राष्ट्र की संकल्पना से नहीं देखा, कभी भी भारत को एक राष्ट्र का रूप देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से लूटपाट करना और जो है उनसे धन लेना, उनको डिस्टर्ब करना, चौथ वसूलना, सरदेशमुखी वसूलना, यही सब करते रहते थे। इनको मात्र धन लूटना और पैसे से मतलब था, इन्होंने कभी भी एकीकरण करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और चारों तरफ अपना जो है साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय इतने बड़े बड़े मराठा शासक थे, सिंधिया, होलकर, ये सारे लोग चाहते तो अंग्रेजों को एक ही दिन में भारत से भगा सकते थे। 1857 के क्रांति में भी अगर इन्होंने साथ दे दिया होता तो अंग्रेज यहाँ से चले जाते, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत को एक करने का कोशिश ही नहीं किया, और इसीलिए इनकी बहुत आलोचना की जाती है। कितनी पावरफुल मराठा आपस में लड़ते रहे साम्राज्य के लिए, और आस पड़ोस के देशों के साथ या राज्यों के साथ उन्होंने कभी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं स्थापित किया, इसीलिए पड़ोसियों ने कभी इनकी मदद ही नहीं की जब ये मुसीबत में पड़े। खास करके पानीपत के तृतीय युद्ध में भी इनको किसी ने मदद नहीं किया, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लूटपाट करना और लोगों से पैसा वसूलना, किसी भी साम्राज्य में घुस जाना। तो देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, किसके समय से मराठा राजा जो है नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? ये सारी चीज़ें अभी व्याख्या के दरमियान बता दिया है मैंने कि किसका टाइम पीरियड था जब मराठा जो है ये आपका राजा नाचीज हो गया है और पेशवा क्या हो गया है, वास्तविक शासक बन गया है। पहला है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बालाजी बाजीराव, दूसरा है बालाजी बाजीराव, और आपका तीसरा है माधवराव। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साहू हैं ये जब छूटते हैं जेल से उसके बाद ये अपने आप में नाचीज हो गए हैं। ये ऐसे आखिरी छत्रपति हैं या जो है एक तरीके से कि मराठा है जो अपनी शक्ति को खो चुके हैं। और इनके टाइम पीरियड में जो पेशवा का काम मतलब जो कर रहा था शासक या व्यक्ति, वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। और इन्हीं के पुत्र हैं बाजीराव और इन्हीं के पुत्र हैं बालाजी बाजीराव। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो इसी बालाजी बाजीराव ने ही मस्तानी को कैद कर दिया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो कभी भूलेंगे नहीं, चाहे कितना भी कोई उलझा के क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? बताएंगे बच्चा लोग। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था? अभी ही बताई हूँ तो बताएंगे। क्या संभाजी हैं, क्या राजा राम है, क्या जीजाबाई हैं, क्या ताराबाई हैं? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। आ गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि औरंगजेब की मृत्यु जब हुई उस समय मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ संभाजी को तो औरंगजेब ने मार ही दिया था और इनके पुत्र को भी कैद कर लिया था जिनका नाम साहू जी था। जो बाहर थे वो थे राजा राम, लेकिन वो भी लड़ते हुए औरंगजेब के हाथों मारे गए। और उसके बाद जो है शिवाजी सेकंड को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने ही क्या किया है, आगे युद्ध को जारी रखा था। तो ये काफ़ी बहादुर महिला थी ताराबाई, शिवाजी सेकंड की जो है संरक्षिका है, राजा राम की पत्नी है जो विधवा हो चुकी हैं। संभाजी पहले ही मारे जा चुके हैं, जो कि ज्येष्ठ पुत्र हैं, और उनके छोटे भाई हैं राजा राम, लेकिन सौतेली माँ के बेटे हैं। और जीजाबाई तो आप जानते हैं, ये आप काफ़ी इतिहास प्रसिद्ध महिला हैं। ये कौन है? अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। जीजाबाई किसकी माँ थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिनमें 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वो कौन है? यानी कि वो कौन सी इसमें से महिला है जिन्होंने 1700 के बाद मुगलों के खिलाफ मराठों का जो संघर्ष है वो जारी रखा था? और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। निश्चित ही इतिहास में उनको जगह देती है जिन्होंने इतिहास में कुछ बेहतर काम किया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पहला है अहिल्याबाई, दूसरा है मुक्ताबाई, तीसरा है ताराबाई और चौथा है रुक्मणी। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा लोग कि शिवाजी के वंशजों में कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, और इसीलिए मराठा और मुगलों का काफ़ी कट्टर दुश्मनी चलता रहता है। और इसमें जो महिला है वो हैं ताराबाई, जिन्होंने आगे युद्ध को जारी रखा था। और जब साहू जी छूट करके आते हैं, यानी कि इनके जो है बड़े जेठ जी के बेटे, तब यहाँ पे आपस में इनका टकराव होता है। ताराबाई यानी कि शिवाजी सेकंड और साहू का भी होता है। लास्ट में साहू ही मेन जो है बन जाते हैं, जो कि उनको मुगलों का सपोर्ट मिला था। इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी मतलब यहाँ पे कूटनीतिक काम किया गया था। अब यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कभी डिटेल क्लास पढ़ाने का मौका मिला होता तो बता दिया आपको कि क्या राजनीति चल रही थी उस समय, और किसके तहत क्यों छोड़ा गया, और क्या हुआ फिर एट लास्ट, क्या जो है परिणाम सामने आया। कोई बात नहीं बच्चा लोग, कभी आप लोगों को हिस्ट्री हम जरूर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है बच्चा लोग? पहला है मराठा भू राजस्व प्रथा है, दूसरा है तालुकेदारी प्रथा है, तीसरा है कुतुबशाही शासन है, और चौथा है कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। सरंजामी प्रथा क्या है? और आप सभी को ये पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग में बार बार पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, मराठा भू राजस्व प्रथा है सरंजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? जो सुरक्षा के लिए मराठा वसूल करते थे अपने पड़ोसी राज्यों से, वो क्या था? यानी कि ये कहते थे अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो, अपनी खैरियत चाहते हो, तो समय समय पर हमें इतना टैक्स दे देना, अन्यथा तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करके लूटपाट करेंगे हम, फिर उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की इनकी धमकियां होती थी। और इस सुरक्षा के बदले क्या लेते थे लोगों से? सरदेशमुखी, चौथ या अबवाद या जमादानी। बताएंगे बच्चा लोग। इस तरह की चीज़ें मराठा करते थे, इससे से लोग खिन्न रहते थे। ये चौथ लेते थे, उपज का चौथा हिस्सा जो लेते थे ये चौथ कहलाता था, जो सुरक्षा के दावों के बल पर था कि अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें समय समय पर चौथ देते रहिएगा। अब सरदेशमुखी कितना होता था उपज का? अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। सरदेशमुखी कितना होता था उपज का? बताएंगे बच्चा लोग। जो कि सरदेशमुख को दिया करते थे, मराठा साम्राज्य की जो जनता होती थी सरदेशमुख को देती थी। कितना देती थी अपने उत्पादन का? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। पहला है खफी खां, दूसरा है काशी राज पंडित, और तीसरा है दत्ताजी पिंगले, और चौथा है हरचरण दास। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने स्वयं जो है देखा है पानीपत का तृतीय युद्ध, आंखों देखा वर्णन किया है इन्होंने। और इन्होंने ही बहुत ही कूट भाषा में जा कर के बालाजी बाजीराव को उत्तर दिया था कि दो मोती विलीन हो गए और बहुत सारे जो है असरफियाँ वो लुप्त हो गई हैं। इस तरह से कूट भाषा में काशी राज पंडित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? क्या रीज़न था कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का तीसरा युद्ध किया? आपको कारण बताना है। पहला है, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दूसरा, उसने जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अधीन बेद खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तीसरा, वह मुगल प्रशासन को चाहा महल के भू राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। और चौथा है, वह दिल्ली के सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। मराठाओं ने लाहौर में जो वायसराय था तैमूर का, इसको इन्होंने क्या किया, मार करके भगा दिया। इन्होंने वहाँ तक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, पंजाब तक इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। और पंजाब के ही क्षेत्र में लाहौर आता था जो कि पाकिस्तान में पड़ता था। और जब इन्होंने पंजाब तक अपना अधिकार कर लिया, आपने बाजीराव फर्स्ट का नाम सुना होगा कि जो है कटक से अटक तक झंडा फहराएगा मराठों का। कटक आपको पता है उड़ीसा में है और अटक आपका पड़ता है ऊपर के क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान तक चले जाइए, कश्मीर। तो कटक से अटक तक इन्होंने झंडा फहराया था। और इस तरह से जब ये काम ये कर रहे थे, बाजीराव जो फर्स्ट है, इनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं बालाजी बाजीराव, उनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वायसराय जो तैमूर शाह का था उसको भगा दिया वहाँ से मार के और पंजाब तक अधिकार कर लिया। इनके जो मराठा के जो घोड़े थे वो जो सिंधु नदी तक के पानी को पीते थे। इतना बड़ा इनका साम्राज्य हो गया था, इतनी इनके पास पावर थी। ये इनके शक्ति का चरमोत्कर्ष था। इसके बाद इनका पतन जो है शुरू हो जाता है। तो ये रीज़न था उस समय। और इसी समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और मराठा हारते नहीं, क्योंकि ये अपने चरमोत्कर्ष पे थे, लेकिन इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों की मदद नहीं ली। अपने घमंड में इन्हें लग रहा था कि हमें कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, पड़ोसी सारे राजा इनसे नाराज़ थे, सभी लोग चाहते थे कि इनको सबक जो है मिले। इस तरह से आप देखेंगे जब अपने ही साथ ना दें और जो है लोग अपनों का साथ ना ले सके तो उनको हारने से कौन रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने? तो निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं है, अफगानों ने ही हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 14 जनवरी 1760 विथ डेट, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा है 5 जनवरी 1761। तीसरा है 14 जनवरी 1761 और चौथा है 5 नवंबर 1566 या 56। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग, दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि 61 है, ये तो सभी को पता है। अब ये 5 जनवरी है या 14 जनवरी, ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है तो गलत बिल्कुल ना करिएगा। तो याद रखिएगा 14 जनवरी की घटना है। 14 जनवरी 1761 को ही हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसने मराठों का सर्वनाश कर दिया था। ये आपका पानीपत का तीनों युद्ध भी अपने आप में ऐतिहासिक है। पहला पानीपत का युद्ध अफगानों को समाप्त करता है और मुगलों का साम्राज्य स्थापित करता है। दूसरा पानीपत का युद्ध पूरी तरह से हिंदू और अफगान को समाप्त करके फिर से मुगलों का शासन स्थापित करता है। और तीसरा पानीपत का युद्ध आप देखिए, मराठों को हटा करके फिर से अफगानों ने अपना अधिकार किया है। इस तरह से इतिहास क्या कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध अफगान हारे और पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए मराठों को अफगानों ने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह और मुगलों के बीच। कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया है पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इनमें से कौन है जो कि जो है रोहिला सरदार है और वो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र है? पहला है गुलाम कादिर रोहिला, दूसरा है नाजिर खां, तीसरा है अली मोहम्मद खान और चौथा है हाफिज़ रहमत खान।
बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर रही हूँ। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सही कर दूंगी, अन्यथा आप इस ऑप्शन को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाया हुआ है लेकिन बाद में कोई कोई तथ्य थोड़ा सा भूलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोढ़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मोढ़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था बच्चा लोग? मुगल के, जमोरिन के, होयसल के या मराठों के? मोढ़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था, ये आपको बताना है। और ये भी आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, जो चीज़ें ना पता रहे, नहीं हो, या तो आप उनको नोट कर लिया करें, या तो फिर आप क्लासेस को बार बार रिवीजन कर लिया करें फास्ट मोड में करके, और नेट क्वालिटी को घटा करके उसको आप लोग रिवीजन कर लिया करें। इसलिए मैं क्लास के दरमियान बात नहीं करती हूँ, ताकि आप लोगों को जब रिवीजन करना हो तो बोरियत ना लगे। बस आप लोग फास्ट मोड में नेट क्वालिटी घटा के सुन लें और आप लोगों का फटाफट रिवीजन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, मराठों के लेख से जुड़ा हुआ है आपका मोढ़ी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब का कौन सा उत्तराधिकारी हुआ जो कि शासक बना? पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है जहांदार शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है अकबर द्वितीय। निश्चित तौर पे आप सभी को ये बिल्कुल रटा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बहादुर शाह प्रथम ही जो है क्या बने हैं, शासक बने हैं। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांदार का जो शासन है ये समय से पहले कैसे समाप्त हो गया? पहला ऑप्शन है उसके वजीर ने उसे गद्दी से उतार दिया, दूसरा है सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण, तीसरा है उसकी मृत्यु हो गई और युद्ध में अपने भतीजे अच्छा यहाँ तक है बच्चा लोग, ये आपका दूसरा ना कारण उसकी मृत्यु हो गई यहाँ तक है। तीसरा है एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ और चौथा है मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, जहांदार शाह का शासन कैसे समाप्त हो गया समय से पहले? तो याद रखेंगे उसके भतीजे ने उसको युद्ध में पराजित कर, यानी कि जो फर्रुखसियर है उन्होंने इनको हटा करके, और उसके बाद वो क्या हो गए, शासक बन गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा, 1713 में ही इनका शासन समाप्त हो गया और फर्रुखसियर जो हैं वो शासक बन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे दी? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप सभी को रटा होगा, सभी बच्चों को रटा होगा, क्योंकि इतना गलत काम इन्होंने किया है। और ये कौन है, तो ये फर्रुखसियर हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल जैसे इतना समृद्ध, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत दे दिया कि बिना शुल्क के मुफ्त में व्यापार कीजिए। ऐसे मूर्खतापूर्वक काम करने वाले हमारे मुगल शासक हैं फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? अच्छा, राजा बनाने वाले थे, यानी कि किंग मेकर हैं। किंग मेकर किसे कहा जाता है, राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन है? पहला है हुसैन अली और अब्दुल्ला, दूसरा है नासिर खां और जकारिया, तीसरा है शाह हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन, और चौथा है मोहम्मद शमी और मोहम्मद जुनैद। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग, किंग मेकर कौन है? इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपको ये बताना है। और आप सभी को ये पता होगा कि हुसैन अली और अब्दुल्ला, इन्हीं को किंग मेकर या इन्हीं को सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को राजा बनाने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पे बैठा, उसके बाद मयूर सिंहासन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का क्या कहा जाता है नादिर शाह को? बच्चा लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी को पता है कौन है, मोहम्मद शाह के टाइम में इनका आक्रमण हुआ है और इन्हीं के समय में क्या हुआ है, नादिर शाह ले गया था आपका तख्ते ताउस। चलिए आगे पढ़ेंगे, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि जिसको हराया है और ले गया है वो है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके टाइम में
जो है उनके शासन में महिलाओं का और हिजड़ों का प्रभुत्व था? पहले है मोहम्मद शाह, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा है आलमगीर शाह और चौथा है आलमगीर द्वितीय। बताएंगे बच्चा लोग? निश्चित तौर पे सभी को पता होगा, जिसके टाइम में महिलाओं का और हिजड़ों का प्रभुत्व है उन्हीं को कहा गया है रंगीला, यानी कि प्रशासन में जिनका ध्यान नहीं लगता था और इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहते थे, वो कौन है? मोहम्मद शाह। तभी तो नादिर शाह आया और लूट करके ले गया सब कुछ रंगीला के टाइम में। तो ये तो आप सभी को पता ही है। रंगीला उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इतिहास में बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आखिरी मुगल शासक जो बैठे हैं मयूर सिंहासन पे, जिनके टाइम में महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व है और जो रंगीन मिजाज है, काम में कम ध्यान रहता है जिनका, और ये कौन है? मोहम्मद शाह। निश्चित ही सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया था? कौन मुगल बादशाह हैं जिनको वजीर ने दिल्ली में आने ही नहीं दिया, एंट्री ही नहीं लेने दी? आपको बताना है वो कौन से मुगल बादशाह हैं। पहला है आलमगीर द्वितीय, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा अकबर द्वितीय और चौथा है बहादुर शाह द्वितीय। बताएंगे बच्चा लोग कौन से मुगल शासक हैं जिनको उनके वजीर ने घुसने ही नहीं दिया, दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, शाह आलम द्वितीय। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? कौन सा है जो बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। दूसरा, इब्राहिम जो और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तीसरा, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। चौथा, वह 1 लाख से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है बच्चा लोग। याद रखिएगा आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि 1 लाख से कम नहीं पाता था, बल्कि इनको 15 लाख और जो है वार्षिक पूरा खर्चा और 1 लाख प्लस लगभग इनको 16 लाख रुपए जो है अंग्रेजों से मिलता था। इसलिए आपका ये चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी? कौन से शासक ने ये काम किया है? पहले अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरे हैं सूरजमल और चौथा है जय सिंह द्वितीय। बेहद आसान लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। फटाफट कमेंट करेंगे किसने जंतर मंतर बनवाया था दिल्ली में। तो आप सभी को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जय सिंह द्वितीय ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ पर इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी? हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्होंने 5 जगह पे वेधशालाएँ बनवाई थी। इसमें से आपका कौन सा जगह है जहाँ पर इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है उज्जैन में, दूसरा है वाराणसी में, तीसरा है मथुरा में और चौथा है इलाहाबाद में। कहाँ पर इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाया था? 5 जगह पे इन्होंने बनवाया था बच्चा लोग। अगर याद है तो 5 जगह का नाम लिख के भेजिएगा। देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है। देखते हैं आप लोग कितना मेहनत से पढ़ते हैं। निश्चित ही इलाहाबाद में नहीं था, तो बताएंगे कहाँ पे है 5 जगहों के नाम। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? याद होगा आप लोगों को कि कौन सा है जो कि हैदराबाद का संस्थापक है। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहला है कमरुद्दीन खां, दूसरा है मोहम्मद अमीन खां, तीसरा है सादत खां और चौथा है चिनक्लिज खां। बताएंगे बच्चा लोग। चिनक्लिज खां, चिनप्लिज नहीं है, चिनक्लिज है, ये का है आधा, चिनक्लिज खां। बताएंगे कौन है? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। चिनक्लिज खां ने ही हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया है। स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है हैदराबाद में चिनक्लिज खां। और आपका जो है अवध का नवाब कौन था? सादत खां, जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और बंगाल में किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक में किसने किया था? सादुतुल्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके जो है कौन है लेखक? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, पहले ही मैं करवा चुकी हूँ, रिपीटेड प्रश्न है। बताएंगे जिज मोहम्मद शाही जो है इसके लेखक कौन है, जो कि खगोल यानी कि नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। पहला है जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, और दूसरा है आमेर के राजा भारमल, तीसरा है जयपुर के सवाई जयसिंह, और चौथा है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि जिज मोहम्मद शाही का विषय वस्तु क्या है, किसने लिखा है। निश्चित तौर पे सभी को पता है, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह की कृति है ये, उन्होंने ही लिखा है, वही नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। आज का आखिरी प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। आपको बताना है कि मुगल बादशाह के बारे में क्या कहा जाता था, उनका साम्राज्य का सीमा कहाँ से कहाँ तक था। पहला है चांदनी चौक से पालम, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। कह रहा है चांदनी चौक से पालम, दूसरा कह रहा है दिल्ली से बिहार, तीसरा कह रहा है पेशावर से बिहार और चौथा कह रहा है पेशावर से वाराणसी। बताएंगे बच्चा लोग कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। तो यहाँ पे याद रखेंगे, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि चांदनी चौक से पालम तक था बहादुर शाह जफर का साम्राज्य। हालांकि आयोग इसको एथेंटिक नहीं मानता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी इसका सही उत्तर आयोग ने माना है, लेकिन शुरुआती दौर में आयोग ने चांदनी चौक से पालमपुर मान लिया था, बाद में इसको क्वेश्चन पेपर से हटा दिया गया था। तो ये ऐसे डिस्प्यूटेड प्रश्न भी आप लोगों के लिए लाए गए हैं, तो याद रखेंगे बच्चा लोग। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आज भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नों को जो है सॉल्व करवा रहे हैं बच्चा लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में आप लोगों का मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो और फिर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए और भी ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, पीछे से क्लासेस को रिविज़न भी करते रहिएगा, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं वो मजबूत हो और आप लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में और एग्ज़ाम में सॉल्व करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती करके आएंगे, और ये बहुत ही गलत बात होगा। जो कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस को बार बार सुन लेना है, ढूंढना भी नहीं है और परेशान भी नहीं होना है। सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों के लिए कर दिया गया है, बस पढ़ लीजिए। आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए बच्चा लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।